ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नून लीग की अब तक की कारकर्दगी पर। 6 माह गुजर चुके हैं और नून लीग जो है वो अवाम को मुतमईन नहीं कर पाई। उनके साथ जो किए गए वादे हैं वो ऐसा लग रहा है कि उनको पूरा करने में नाकाम नजर आ रही है। वकास मंशा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, मैं राना साहब की जो बात की उसका जवाब देना चाह रहा था कि जो उन्होंने कहा कि जी जो पिछली गवर्नमेंट पीटीआई की, तो उन्होंने वो इसको रिव्यू कर लेते। सर, अगर पीटीआई या इमरान खान उनको रिव्यू ना करते, उनके जो एग्रीमेंट्स को रिवाइज ना करते, जो आज 143 रुपए पर डॉलर के हिसाब से फिक्स रेट है, तो आज 300 रुपए, तकरीबन 280 रुपए पाकिस्तान इस टाइम डॉलर है, तो आपकी सोच है पाकिस्तान के लोगों की चीखें निकल जाती। ये आप लोग गलत मिसगाइड करते हैं। उस टाइम खान साहब ने उन एग्रीमेंट्स को रिवाइज किया, आप लोग चीखे चिल्लाए कि खुदा न खासा खान साहब ने सीपैक को खत्म कर दिया। सर, ये आप लोग एग्रीमेंट करके गए हैं। ये सब जो कट्टा चट्टा आज हो रहा है, ये आप लोगों का किया हुआ है। अच्छा, आप एक बात सुनो ना, अब ये जब गवर्नमेंट बनी थी 2013 के अंदर, राना साहब को पता कि आते साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर आज वजारत खारजा में बैठे हुए इसहाक डार साहब, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 अरब रुपया इन आईपीपीज को पे किया विदाउट एनी मतलब जस्टिफिकेशन। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को बीच में डाले बगैर उनको बताए, इन्फॉर्म किए, वो बाद में बेचारे अपनी नौकरी छोड़ने में मजबूर हो गए। ये कह रहे आईपीपीस के मुआहदे किन्होंने किए थे? हमारी गवर्नमेंट में तो नहीं हुए, ये लोग करके गए। इन लोगों ने सेटल किया, रेट खुद सेटल किया। इन लोगों ने अपनी थोड़ी थोड़ी किकबैक की खातिर उनको कैपेसिटी के पेमेंट्स में इतने ज्यादा चार्जेस उनको दे दिए जो है वो बहुत बढ़ गए। अच्छा, वकास साहब, कता कलामी के लिए माजरत, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ तजियाकार प्रोफेसर डॉक्टर मुसव्विर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक गवर्नमेंट आती है तो जो है वो दूसरी जो गवर्नमेंट चली जाती है, जो पिछला इक़्तिदार होता है, जो इक़्तिदार में होते हैं, उनको जो है वो इल्ज़ाम देती है, लेकिन जब वो खुद अपना एक दौर गुजार रहे होते हैं उसको ओन नहीं करते। जो उनके डिसीजंस होते हैं या जो अवाम पर असरात होते हैं उनको वो ओन नहीं करते। इसकी रीज़न आपको क्या नज़र आती है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि हम कंपार्टमेंटलाइज हो चुके हैं, हम पार्टियों में डिवाइड हो चुके हैं। हमने नेशनल इंटरेस्ट या पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखना छोड़ दिया है। जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर्स जो डिसीजन मेकिंग में मौजूद हैं, तो ये तय नहीं करेंगे कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान सिर्फ एक खित्ता अर्जी नहीं है, पाकिस्तान एक इंसानों का 24 करोड़ अवाम का मुल्क है। तो हर पाकिस्तान की अवाम जो है का हर फर्द जो है वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हर फर्द कंट्रीब्यूट कर रहा है। पाकिस्तान के लिए हर मजदूर, हर किसान, हर जो है खेत में काम करने वाला, हर जो है रिक्शा चलाने वाला, शहर में दुकानदार, रेडी पान, ये पाकिस्तान है। तो हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचना है। तो जब हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचना, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए पॉलिसीज बनाना, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है सिस्टम बनाना शुरू करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जीतेगा। और उसकी जीत के लिए सबसे अहम इदारा जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर ट्रांसपेरेंट डिबेट होनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर इल्जाम तराशी करने वालों को कम से कम उनके अलाउंसेस नहीं मिलने चाहिए। हाँ, क्लियर ट्रांसपेरेंट डिबेट करें, डिस्कशंस हो, और वो डिस्कशंस जो है वो लाइव आवाम के सामने आनी चाहिए, और आवाम को ये पता चले कि हम जो है हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। और अल्टीमेटली आवाम के अंदर सियासी शऊर उजागर होगा, और आवाम का सियासी शऊर ही पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद की तरफ लेकर जाएगा। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे रिसोर्सेज की मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से हम इस मकाम तक पहुंचे हैं कि आज हम जो है ये तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप देखें हर प्रॉब्लम्स के पीछे एक मखसूस तबका है। उस तबके को कोई माफिया कहता है, कोई और नाम देता है, लेकिन कोई उसे एलीट कह रहा है, लेकिन वो सब जो है वो अपने अपने कल्ट्स के अंदर मौजूद है। कोई बिजनेस का कल्ट बना हुआ है, कोई एग्रीकल्चर का कल्ट बना हुआ है, कोई इंस्टीट्यूशन का कल्ट बना हुआ है, और यही चीजें आज हमें
जो है ये एक्सट्रीम पे नजर आ रही हैं और हम कंटिन्यूअसली डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन जो है उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन उस रिकंस्ट्रक्शन में इंटर होने से पहले हमें इंटेलेक्चुअली जो है एक डिबेट जो है वो शुरू करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ उसके लिए बेस्ट फोरम जो है डेफिनेटली पार्लियामेंट है, जहाँ के अंदर तमाम पार्टीज मौजूद हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ पार्टीज को अपने फोरम जो है वो बनाने चाहिए, और वो फोरम यूनियन काउंसिल लेवल से लेकर और नेशनल असेंबली तक होने चाहिए, जिसके अंदर पार्टियां अपनी तंजीम साजी करें और पार्टियां अपने इलेक्शन कराएं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल से लेकर जो है वो ऊपर तक इनकी तंजीम साजी होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक नए मिसाक जमहूरियत की भी जरूरत है? देखें, जब आप अवाम के अंदर जाते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आप देखें 1970 से 77 तक का पार्टी पीरियड जो है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर सिटीज के अंदर वार्ड होते थे और हर वार्ड के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के दफातर होते थे। अब जमात इस्लामी का दफ्तर है, तो वहां पर चेयरमैन यूनियन काउंसिल या चेयरमैन जो है वार्ड से लेकर और फिनांस सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी 8-7 होते हैं। पीपल्स पार्टी का होता था, मुस्लिम लीग, कन्वेंशन लीग, 8-7 पॉलिटिकल पार्टीज के 7-8 वर्कर एक एक हल्के में काम कर रहे होते थे। अब जिस हल्के में 7 पॉलिटिकल पार्टीज भी काम कर रही हो और 7-7 ओहदेदार हो, तो 50 वर्कर एक यूनिट के अंदर काम कर रहे थे, पॉलिटिकल वर्कर। और वो पॉलिटिकल वर्कर स्टडी सर्कल भी करते थे, उनकी मीटिंग्स भी होती थी, वो लोकल मामलात को डिस्कस भी करते थे, वो अपने गली मोहल्ले के मामलात को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, और ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, वो शाम को मिलके कहते थे हम सारे मोहल्लेदार हैं, हम एक ही वार्ड के रहने वाले हैं, हमें इन मसाइल पे सबको यकजा होना चाहिए। ऑटोमेटिकली ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ये मैसेज जाता था कि हमारे वर्कर के मसाइल क्या, आम आदमी के मसाइल, और दुनिया में सिस्टम ऐसे ही चलते हैं। लेकिन बार बार की ब्रेकों ने, बार बार के अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो अदलिया ने भी दी और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस ने भी, पाकिस्तान आर्मी ने भी कंट्रोल किया, ब्यूरोक्रेसी ने बहुत बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, और आज भी हम देखें तो हम इन्हीं चीजों का शिकार हैं। तो हमें अब हकीकत में हकीकी स्टेक होल्डर अवाम के पास जाना है, और अवाम के जरिए हम सही लीडरशिप जो है जब तक ये डायरेक्शन जो है वो अवाम तक नहीं आएगी, तब तक जो है वो मुल्क एक सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा। वकास मंशा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब ने कि एक तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर तंजीम साजी जो है वो ग्रास रूट लेवल तक होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक मिल बैठने की भी जरूरत है कि एक टेबल पर आकर बैठे। तो पीटीआई इस वक्त क्यों जो है, ठीक है वो विक्टिमाइजेशन का शिकार है, लेकिन हमेशा से जब वो गवर्नमेंट में थे तब भी वो बार बार कहते थे कि हम इन सियासतदानों के साथ नहीं बैठेंगे। तो एक कहीं ना कहीं एक डिक्टेटर वाला रवैया हमें पीटीआई में भी तो नजर आता है। नहीं, ये जो पहले प्रोफेसर साहब की मैं बात का जवाब दे दूं सर, ये जो ग्रास रूट लेवल पे बात है, मैं इससे बिल्कुल 100% मुतफिक हूँ। आप खुद देखें कि ख्वाजा साद रफ़ीक की एक बहुत वायरल वीडियो मौजूद है, मेरे ख्याल से शायद किनके महर बुखारी के साथ, जब उन्होंने कहा कि आपने इतनी जेलें काटी, आपने इतने काम किया, आप इतने मतलब पार्टी के साथ लॉयल रहे, पर जब अपोजिशन लीडर या सीएम की बारी आती तो तब शरीफ खानदान में से कोई ना कोई निकल आता, तो उन्होंने कहा मैं इस पे जवाब नहीं दे सकता। कुछ ऐसे सवाल होते जहाँ पे चुप रहना चाहिए। सर, हम तो चले माने कि हमें पता नहीं था, ये लोग तो कहते हैं ना कि हम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, ये जमातें तो कहती है जी हमें 30-30 साल का एक्सपीरियंस है। आप मुझे खुद बताएं, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या सीएम अपनी पार्लिमान को इतनी वक़्त ही ना दे, उसमें जाना ही ना पसंद करे, तो वो डेमोक्रेसी क्या डेमोक्रेसी है? जब उसके अंदर जब इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वो जिसको सब कुछ समझता है और वो जो पार्लिमान में जाके क्वेश्चन आंसर सेशन में जवाब देना ही ना पसंद करे, उसके वो एक इजलास के अंदर बैठना ही ना पसंद करे, उन्होंने डेमोक्रेसी की क्या बात करनी है? तो हमारा एक बात सुनिए, हमारा एक दौर था, हमारा एक दौर पीटीआई की लीडरशिप थी, उसको इंक्लूड कर रहे हैं आप? अब बात सुन, अब हमने 4 साल जो गलती की, खान साहब ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात कराने चाहिए। हर डेमोक्रेसी का जो
बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि वो आप गली मोहल्ले तक इंतखाबात करवाएं, लोगों को एम्पावर करें। किसी भी डेमोक्रेसी में चले जाए वो तभी पनपती। आज हम यूरोप की, अमेरिका की, यूके की बात करते हैं तो वहां पे लोकल बॉडी सिस्टम है। आप देखें तूफान आ जाए, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को कोई फिक्र नहीं होती। मैंने सुबह क्यों वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट मेयर हैं, जो यूनियन काउंसिल है, वहां पे टाउन्स की कमेटीज है, वो अपने मामलात को खुद देख रही होती हैं। अब हमने तो जो किया कहें ना मरियम नवाज साहिबा को, राना साहब बैठे हुए यहाँ पे एक सियासी कारकुन, कहें जी इलेक्शन करवाएं, नहीं करवाएंगे क्योंकि इनको पता है कि जब ये इलेक्शन करवाएंगे इनके सारे फंड्स यहाँ पे। मसला ये है सर, हम अपनी जो भी मार्शल लॉ डिक्टेटर आए हैं उनको बुरा भला तो कहते रहे हैं, पर उन्होंने आते साथ जो बेसिक डेमोक्रेसी है उसको रिवाइवल किया। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात कराए, लोगों को एम्पावर किया, उन्होंने अपने से बोझ उठा के लोगों की बेसिक जो गवर्नमेंट से उनको डिलीवर किया। बन जाती है ना, क्योंकि देखें अगर वो एक अच्छा काम करते हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं जो कि हमें करना चाहिए, वो हम करना ही नहीं चाहते। 2015 में लास्ट इंतखाबात हुए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस के बाद, नहीं तो पंजाब गवर्नमेंट ने करवाने ही नहीं थे। वो भी आप लॉ उठा के देख लें, उसमें नाज़िम के इख्तियारात ही खत्म कर दिए गए। आज मरियम साहबा है ना, राना साहब को चाहिए कि उनको कहीं करवाएं इंतखाबात, राना साहब बेसिक डेमोक्रेसी को रिवाइव करें। लोगों को, प्रोफेसर साहब वाली बात, लोगों का जो अंदर एक गुस्सा वो खत्म होगा, लोग अपने मसाइल लेके राना साहब हल कर लेंगे। राना साहब, ये जो लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट है इसके इलेक्शंस बड़े जरूरी हैं और इन्होंने तो इतराफ कर लिया, इन्होंने कहा कि पीटीआई के दौर में होने चाहिए थे, नहीं हुए, लेकिन अब आपकी गवर्नमेंट है तो क्या आपकी गवर्नमेंट जो है वो ये इलेक्शंस करवाएगी? मैडम मुझे आप जवाब दें और वकास साहब ही कि जब 25 जुलाई 2018 के बाद आरटीएम सिस्टम की अपनी नींद के नतीजे में पंजाब और मरकज में पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो फिर मुझे बताएं कि जो बल्दियाती अदारे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। वो तो उन्होंने इतराफ कर लिया ना। एक मिनट वकास साहब, राना साहब, वो वकास साहब ने इतराफ कर लिया इस बात का। राना साहब मेरी बात सुने, वकास साहब ने इस बात का इतराफ किया है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उनकी जो गवर्नमेंट रही है उस दौरान में लोकल बॉडी गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं हुए और ये गलती थी। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग इलेक्शंस कराने जा रहे हैं? जवाब सवाल आप खुद ना करें, मेहरबानी फरमाएं। आपने सवाल करना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। नहीं मुझे मैं बताता हूं ना, राना साहब बात सुने। आप बार बार करेंगे तो फिर मैं तो जवाब नहीं दे सकूंगा। गुजारा ये है 4.5 साल आप इससे आगे बात शुरू करें। क्यों नहीं बल्दियाती इलेक्शन? और राना साहब आज करवाए ना, हम आज में आप अपना प्रीवियस लेके बैठे, पास्ट को लेके आज अपना बेहतर करें। हम यही रोना रोते रहते राना साहब। बात ये कि आज आप करवाए ना, बड़े आगे, क्योंकि आप हम 47 की गवर्नमेंट। पहले राना साहब को जरा कंप्लीट करने दें। बेड़ा गर्क करने वाले कहां हैं? पंजाब का बेड़ा गर्क बल्दियाती सिस्टम का पीटीआई ने किया, तो ये तो कोई कतल नहीं किया। आप वो लॉ उठा के देख लें, उसमें आपने नाज़िम को इख्तियारात ही नहीं दिए वो बेचारा कुछ कर सके। एक सेकंड वकास साहब, उनकी बात कंप्लीट होने दे, फिर इस तरह ऑडियंस को आवाज नहीं जाती। आप तो मेरे भाई इल्जाम लगाएंगे, अच्छी बात है। जो मैंने अर्ज आपकी खिदमत आलिया में पेश की कि आपने एक तो 2015 वाले बल्दियाती सिस्टम को खत्म करवा दिया, उसके बाद नए आपने करवाए नहीं, तो अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, हम करवाएंगे। क्यों नहीं करवाना? जो अमेंडमेंट है असेंबली में बिल मेरा ख्याल है कुछ दिनों तक आ जाएगा, उसमें हम अमेंडमेंट करेंगे और बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पंजाब में तो गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है, तो मैडम आपको या वकास साहब को इल्म में होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी इलेक्शन के नतीजे में पीटीआई की गवर्नमेंट है, जो वहां पर थर्ड टाइम आया वो भी जवाब देते हैं, या वहां शायद और दूसरा सब कुछ ठीक है, वहां पे अवामी नुमाइंदे मौजूद है सर। एक मिनट बात सुनिए ना, वहां पे इलेक्शन हुआ, वहां पे बल्दियात के इलेक्शन हुए हैं, वहां पे जब इसी वजह से तो आप लोगों को वो शौक चढ़ा था अदम एतमाद लाने का कि मेयर पेशावर मौलाना फजलुर रहमान साहब के, मेरे ख्याल से शायद आप मुझे करेक्ट कर दीजिए गलत बताऊं, शायद दामाद जीते थे, अगर आप मैं ठीक बता रहा हूं। वो तो हमने तो करवाए हैं, वहां पे तो आज भी बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद है। आपकी मेरे ख्याल से शायद वो याददाश्त का राना साहब थोड़ा मसला आ रहा है, आप चेक कर लें। बल्दियाती नुमाइंदगान खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, तो बाकी 3 सूबों में क्यों नहीं करवाए गए? वो हर किसी का हर सूबे का अपना लॉ होता है ना कि वो किस तरह उनको पावर्स देता है, क्योंकि पंजाब में पीटीआई ने लॉ को बना लिया था, सिर्फ मसला ये था कि उसको अमल दरामद नहीं कर सके, और उस टाइम आके ये क्या कहते हैं अदम एतमाद आ गया और सारा कुछ खत्म। एक टाइम में एक बात करें, बुनियादी ताकत नहीं कर रहे, आप जवाब दे हैं मैडम। आपके भी इल्म में होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, इल्जामात के अलावा वहां पर
नहीं अच्छा बात सुने ना, इल्जामात के अलावा नहीं सर, वो अगर अपना हक मांगते हैं तो क्या वो गलत करते हैं? वो जो गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको पे करना है, जो भी मामलात उनके पेंडिंग है, तो वो क्या इस चीज पे गलत है कि वो अपना वफाक से हक मांग रहे हैं? देखें ना, बात आप डेकोरम की करें ना। अगर अब पंजाब की गवर्नमेंट को फेडरल सपोर्ट करता रहे तो क्या केपी के कहीं और किसी और मुल्क से है? क्या वो किसी हमसाया मुल्क से केपी के पाकिस्तान में शामिल हुआ है? वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, आपने उसको भी अपना हिस्सा मानते हुए उसके इख्तियारात देने हैं, उसको जो पैसे आपके ऊपर मौजूद है वो आपने पे करने। एक सूबा चलेगा जब आप एक सूबे को प्रमोट करते रहते हैं, जब दूसरे सूबे को, क्या आप कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट में भी उस सूबे को पैसे नहीं दिए गए? नहीं, जो इस टाइम लास्ट आपने मुजम्मिल साहब की बात सुनी, जो पेंडिंग अमाउंट है जो हम कह रहे हैं हमें पे की जाए ताकि हम सूबे की मामला चला सके, तो हम क्या कर्जा ले? जो फेडरल गवर्नमेंट दे नहीं रही तो हमें कह रही कर्जा ले लें। दूसरा जो उन्होंने बात, इस तरह बात किसी को समझ नहीं आएगी। में आप जो बड़ा गलत कर रहे हैं और सर कोई बेड़ा करके नहीं कर रहे, आप यही तो बात है। आप मुझे कह रहे हैं बार बार कि जो वो ग्रिड स्टेशन में हमारा वजीर आला चला जाता है, तो आप अच्छा राना साहब एक बात का जवाब, ये वही इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया। इल्जामात का मैं एक और चीज, मैं मेरा ख्याल है जावेद हाशमी साहब की तरफ, एक मिनट मैं दोनों पार्टियों से गुजारिश करूंगा कि जो बल्दियाती नुमाइंदों के बकाया टाइम रहता है वो उनको पूरा करने दिया जाए। इसमें अदालत ने भी कहा हुआ है, फैसला दिया हुआ है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे साहब का गवर्नमेंट ने खत्म किए थे, उनका 1.5 साल से अबव टाइम है, उनको वो टाइम दिया जाए ताकि वो अपना टेन्योर पूरा कर सके। अच्छा साहब से एक बात का सवाल का जवाब लेने दें। IMF करने खुदकुशी करेंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताएं। अच्छा आप 1 बाय 1 बोले, इस तरह आवाज एक चीज बताएं, मुझे एक क्वेश्चन करना है आपसे। आगे भी करेंगे तो आप ही किसी को जवाब दे या सिर्फ अल्जामात की डिग्री आप सबने की हुई है? राना साहब मुझे एक चीज का जवाब दे देना, आप दे दें, मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूं। अच्छा राना साहब, वकास साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, सवाल करना चाह रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा। एक मिनट बाद रैली निकाल कर फिर वहां पर फायरिंग करते हैं। मैं समझता हूं ये हालात के जो जिम्मेदार हैं कोई और नहीं, हर आदमी जवाब दे। हाँ बिल्कुल। हम अच्छा मुझे एक सवाल तो करने देना, मेरा सवाल सुन ले राना साहब। में कौन जिम्मेदारी लेगा? और राना साहब एक सवाल, वो पीटीआई ही जिम्मेदारी लेगी, मुझे एक सवाल करने दें। तो फिर अपने जिले DA में क्यों नहीं जाते? वहां पर दहशतगर्दों के हैंड ओवर किया हुआ सूबा। ठीक हो गया। राना साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं वकास साहब। अच्छा मुझे आप राना साहब खुद बताएं, आपने अभी गंदम के इशू की बात हुई, चलें जी आप तो कहते हैं जी KPK वाले CM साहब सिर्फ ऐलानात कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकली कर नहीं रहे। आप क्योंकि माशाल्लाह तजर्बेकार लोग हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपने रमजान के अंदर जो आटा घर घर पहुंचाया, आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताएं क्या उसमें करप्शन नहीं हुई? अभी जो आप बच्चों को दूध पिला रहे हैं क्या उसमें करप्शन नहीं हो रही? आप वही पैसे जो आप अपने इश्तिहारात के ऊपर या अपनी इस पॉलिसी, एक मिनट राना साहब सवाल पूरा होने देना, कर ले पूरा कर। मैंने ये कहा कि जो पैसे आपने उसके ऊपर बर्बाद किए हैं, जो पैसे अब आप लाहौर के अंदर आ जाए, वासा की मुख्तलिफ पेनाफ्लेक्सिस लगी हुई हैं, हर किसी के ऊपर मैडम की तस्वीर मौजूद है, जो भी अगर कोई इनिशिएटिव ले रही है उसके ऊपर यहाँ मरियम नवाज साहिबा नहीं, तो आपको तस्वीर से एतराज है? अगर कोई गवर्नमेंट काम कर रही है तो आप वो कर रहे हैं। आप सवाल पूरा तो लेने दें। मैं ये कह रहा हूँ राना साहब, जो पैसे आप इस पे जाया कर रहे हैं, क्या वो आप किसान से गंदम नहीं खरीद सकते थे? जो आप इश्तिहारी स्कीम चला रहे हैं जिसके ऊपर आपने आटा लोगों को घर घर पहुंचाया, और आपकी वीडियोज मौजूद हैं कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आया, उसने आटे का तोड़ा रखा है, तस्वीर उतारी और वो आटे का तोड़ा लेके रफू चक्कर हो गया है। इसी तरह आपने दूध का करना है। क्या आप इन जो एक बेजा किस्म की सवाल आपका आ गया, राना साहब जवाब दीजिएगा। गुजारे ये है, 76 साल में मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं 30-35 साल से, और आज तक मैंने नहीं देखा कि रमजान पैकेज हो और वही पुरानी गवर्नमेंट के लिस्टें जो बनी हुई हों उनके ऊपर दूसरी गवर्नमेंट आके दे दे। नई गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी लिस्टें बनाती है। हम लोग पुरानी लिस्टें, आप सवाल का जवाब प्लीज सुन लें। पहली दफा हुआ पंजाब के अंदर कि वो रमजान पैकेज सरकारी मुलाजमीन उन हकदारों के घर दे के आए हैं, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ा, उनको खुदा ना खास्ता रक्षा किराए पे नहीं लेना पड़ा। हाँ, जो आपकी बात है, अगर कुछ सरकारी मुलाजम ने किया तो उसको नहीं करना चाहिए। आप मुझे आज भी प्रूफ दे दें, मैं उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी कराऊंगा, उसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज कराऊंगा और उसकी कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मेरे भाई, आपने क्यों नहीं रमजान पैकेज खैबर पख्तूनख्वा में दे दिया? आप देते ना, हमने तो दिया, और उन्हीं लिस्टों पर दिया जो आपके दौर में
पीटीआई के मैं मुनासिब नहीं, मैं वो भी आपको दे सकता हूं कि चेयरमैन और काउंसलरों का नाम भी उन लिस्टों में का। इसके बावजूद हमने तो दिया कि हम तो जवाब दे अपने आप को समझते हैं। आज अगर हम स्टूडेंट्स को मोटर बाइक देने का फैसला, मुझे भी अब जवाब दे लेने देना। आप क्यों नहीं दे रहे? आपका भी देने चाहिए ना। अच्छा मैं दे रहा हूं राणा साहब, मेरा भी जवाब सुन ले। आप एक्नॉलेज कर रहे हैं राणा साहब, मुझे जवाब तो दे लेने देना। उनको बात कंप्लीट करना है, फिर मैं आपकी तरफ सब्सिडी पे दे रहे हैं तो आप ही उधर दे दे, क्यों नहीं देते? अगर हम जरी ग्रेजुएट जो थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह भर्ती करके उनको इंटर्नशिप पर स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो आप ही प्लीज दें। अगर हमने जो स्कॉलरशिप टॉपर स्टूडेंट थे 4000 थे वो 25000 तादाद कर दिए तो मेरे भाई आप भी दे, क्यों नहीं देते? इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर हमने सिटी में वाईफाई दे दी है आप भी दे, क्यों नहीं देते? अगर हम रोड बना रहे हैं तो आपको बनाना चाहिए। अगर हमने राणा साहब आपकी बात मुकम्मल होगी, वकास साहब आप बोलिएगा। अब ये देखें ना जी, राणा साहब ने इतनी खूबसूरत बात की है जो राणा साहब इस तरह आवाज किसी को नहीं जाएगी। एक सेकंड, राणा साहब इस तरह आवाज किसी को नहीं जाएगी। वकास साहब से इसका जवाब लेके फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा प्लीज। अच्छा अब मुझे अब मैम आप देख लेना तो यहाँ पर और राणा साहब मुझे बोल तो लेने दे। आपने तो पुल बना के पाकिस्तान को पुल बना दिया, मुझे जवाब तो दे लेने देना। हम खटारा सड़क की मानी दी रह गए, बस करें मुझे जवाब दे लेने दे। अच्छा मैम अब देखें ना, अब इन्होंने राणा साहब मुझे बात तो कर लेने दें। बात की वो आप भूल गए हैं, वो पिंडी रिंग रोड पर वो जुल्फी बुखारी साहब और उस वक्त की आपकी गवर्नमेंट। अच्छा राणा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? राणा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? कानून के मुताबिक वो जवाब दे है, हमारा कोई एमपी है। राणा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो राणा साहब अभी आप जरा होल्ड ऑन करें, मैं वकास साहब से पहले जवाब ले लूं। और एक सेकंड जरा ये इसको क्लियर रखें कि एक टाइम पर एक बोलेगा, इस तरह आवाज नहीं जाएगी किसी को, ऑडियंस को आपकी बात की समझ ही नहीं आएगी। मैं बारी बारी आप पे आऊंगी। वकास साहब राणा साहब ने इतनी खूबसूरत बात की, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया। डॉक्टर सानिया नश्तर के अंडर जो एहसास प्रोग्राम था, हमने विदाउट एनी एफिलिएशन किसी भी पार्टी से, विदाउट एनी मतलब रिलीजियस बिलोंगिंग्स, हमने लोगों का डेटा बनाया मैम, जिसके ऊपर इन लोगों को घरों में जा के राशन तकसीम किया। वो किसने किया? वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने किया। वो किसके अंडर हुआ? डॉक्टर सानिया नश्तर ने। इसका मतलब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमने जो एहसास प्रोग्राम के अंदर लोगों का डाटा इकट्ठा किया, उसके अंदर हर अक्रॉस द बोर्ड लोगों के घरों तक कुछ। एक मिनट बात मैडम बात सुने ना। दूसरा जो उन्होंने कहा जी आप भी दे लेते, और सर हमने वो उसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए लोगों के मोबाइल्स के ऊपर जैश कैश या इजी पैसा या दूसरे किसी भी फॉर्म के जरिए लोगों को 10-10 हजार रुपया कैश पहुंचाया। लोग अपने ताई, किसी को अगर आटा नहीं चाहिए तो वो अपने ताई जो भी उनकी जरूरियात थी वो पूरी कर ले। लेकिन अब आप भी मेरी बात गौर से सुनिए और राणा साहब आप भी मेरी बात गौर से आपकी गवर्नमेंट रह चुकी है और राणा साहब अभी आपकी गवर्नमेंट है। मेरे सवाल सुन लीजिएगा। देखें जो भी प्रोग्राम्स आप लॉन्च कर रहे हैं, बिलाशुबा अपनी अपनी जगह पर ये प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का जहां पे सवाल पैदा होता है ना, वहां पर फिर आपके पास बेटर क्या ऑप्शन है, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। अब 10,000 12,000 या आटे का थैला जो है वो मुफ्त तकसीम कर देंगे, या लोगों को एहसास प्रोग्राम या नौजवान प्रोग्राम या कोई इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए जो है वो चंद हजार रुपए दे देंगे, तो ये मसले का हल नहीं है। आपको जो है वो उस कैडर को जो है, जो सैलरीड पर्सन्स हैं, जो वो कैडर है जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। आप लोग, कोई भी गवर्नमेंट जब भी आती है इस तरफ नहीं सोचती है कि ये जो सैलरीड क्लास है इसके बारे में सोचा जाए। आप हमेशा वो छोटे छोटे उन लोगों को टारगेट करते हैं कि जिनको जो है वो आप थोड़ा थोड़ा देकर जो है वो चुप करा सकें या अपनी तरफ जो है वो माइल कर सकें। मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अब मेरी बात सुन लेना। जो आपने ये बात की, अब मसला ये कि इंडस्ट्री चले ना, यहाँ पे जो बिजली के मसाइल हैं, जो आप पंजाब के अंदर देख रही हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा हर दूसरे डिपार्टमेंट में मुदाखलत कर रही हैं, वो इंडस्ट्री को चलने ही नहीं दे रही। वो किसी भी जो आजकल आपके सामने मैं तो सबकी बात कर रही हूं वकास साहब, मैं सबकी बात कर रही हूं, लेकिन आप मेरी बात का जवाब देना कि क्यों गवर्नमेंट जो है वो एक मॉनसून शुरू हुआ है तो इतने बड़े तबके को इंडस्ट्री बंद करवाना शुरू कर दिया। और वो कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए,
मेरी बात सुने, बात ये है कि जब इतना बड़ा कैडर आप खुला छोड़ देंगे ना, आप ये कहेंगे कि वो अपने ऊपर सर्वाइवल ले ले, वो खुद सर्वाइव कर रहा है, वो बिजली के बिल्स भी पे कर रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स भी पे कर रहा है, ये जो सैलरीड पर्सन है टैक्सेस का बोझ भी आपने फिर उन पे डाल दिया है। ये सारी गवर्नमेंट से शिकायत है, ये आपकी गवर्नमेंट से भी शिकायत थी, मुझे आप इसका जवाब दें कि क्यों गवर्नमेंट्स इस तरफ नहीं सोच रही है, वो 10-10, 12-12 हजार रुपए नहीं चाहिए किसी को भी, आप रोजगार दें। अब आप इसका मैं आपको जवाब देता हूं, आप मुझे खुद बताएं कोरोना के दौरान 2019 से लेके 20, 21, 22 उस टेन्योर के अंदर फैसलाबाद डिवीजन आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों जीती है? कभी आपने इसको जानने की कोशिश की है? क्या खान साहब ने, जिस तरह आप कहते हैं कि खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर तबाही फिर गई, लोग भूखे मर गए, क्यों फैसलाबाद में हम जीते? अच्छा, आप बता नहीं, उसकी वजह ये थी कि वहां पे जितनी भी जो स्मॉल इंडस्ट्री है ना मैम, जो लोगों के घरों के अंदर लगी हुई है, उसका रिवाइवल हो चुका था। आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे थे, आपकी एक्सपोर्ट हो रही थी, आपके मुल्क के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो तकरीबन खत्म होने वाला था। उसकी वजह क्या थी कि आपको ऑर्डर्स आए, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, फैसलाबाद हमारा हब है, वहां पे अंदर इंडस्ट्री चली और लोगों के घर में आटा आया, लोगों के घर के अंदर बिजली आई, बहुत बेहतर नहीं हुई, आप मानती है ना? ये एक फैक्टर है। अब मैं बात सुने ना, इंडस्ट्री मुख्तलिफ तरह की होती है ना, अब एक तरह की तो नहीं होती, मैं नंबर ऑफ, इसी तरह खान साहब ने प्रोजेक्ट लगाया, आपको याद होगा फैसलाबाद में लगा, खान साहब ने IT का प्रोजेक्ट शुरू किया, खान साहब ने IT को टैक्स फ्री किया, आप मानती हैं इस बात को? आप आज भी मेरे ख्याल से शायद हो, अब मेरे ख्याल से मैं सुन रहा हूं शायद इस बजट के अंदर उन्होंने IT के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। IT का 5 साल के लिए खान साहब ने टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर किया कि आप IT लाएं, फ्रीलांसर्स लाएं। आज इस टाइम में मुझे आप खुद बताएं, जिस मुल्क का आप हमारे हमसाए मुल्क में चले जाए, वो IT के ऊपर सऊदी से ज्यादा, तेल से ज्यादा, जो सऊदी तेल के ऊपर इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो उससे मेरे ख्याल से 3 गुना ज्यादा अपने IT से जनरेट कर रहा है। हम उस मुल्क से मुकाबला कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे ट्विटर बैन है, हमारे यहाँ आए दिन जी नेट का लिंक डाउन कर लिया जाता है। इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर जो आपकी एक इनकम है कि हमें फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रेमिटेंस चाहिए, आप फ्रीलांसर्स का कारोबार ही ठप कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया देखें, मसला क्या राना साहब, मेरी और आपकी लड़ाई की बात नहीं है सर, मेरे और आपके बच्चों ने यहाँ रहना है, हमारी जो शराफी हैं इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सारी ज़िंदगी बाहर रहते हैं। मसला ये है कि वो आज भी 1980 की दहाई में जिंदा है, वो आज के मॉडर्न टूल्स को देख ही नहीं रहे। आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल है USA का इलेक्शन, जिस टाइम जो ट्रंप क्यों लीड पे जा रहा है, क्यों आगे जो डेमोक्रेट्स को उन्होंने मजबूर कर दिया बाइडेन को विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ट्रंप भी अपने 70 साल में है, 75 के करीब है, उस उम्र में आके भी वो आज के मॉडर्न टूल्स को यूटिलाइज कर रहा है। आज लोग डिजिटल मीडिया पे हैं, आज लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग आज भी वहीं खड़े हुए हैं। सर चलने दे इस मुल्क को, सोशल मीडिया पे आपने आज इंटरनेट के ऊपर कदगन लगा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि PTI उससे सफर करेगी सर, उससे आपके जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, इस मुल्क ने चलना है तो सर हमें फॉरेन रेमिटेंस चाहिए। एक्सपोर्ट आपकी चल नहीं रही, सिर्फ एक इंडस्ट्री आपको फॉरेन रेमिटेंस दे रही है, वो है IT की। आपने अपना नेट को डाउन करके उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ PTI के गुस्से में, PTI के भरम में। ये तो एक सेक्टर हो गया ना, एक सेक्टर नहीं, वन ऑफ द मेन सेक्टर। हमने प्रोड्यूस क्या करना है, या हम एक्सपोर्ट करते हैं या हम IT एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारा मुल्क बना ही कुछ नहीं रहा। आज से मेरी बात सुने, ठीक हो गया, 30 साल से इनकी गवर्नमेंट थी, यहाँ पे आप ऑटोमोबाइल की जो एक मिनट, ऑटोमोबाइल की आप पॉलिसी देख लें, आज भी मैम होंडा, टोयोटा, जितनी भी पाकिस्तान में कंपनीज है, वो हर चीज बाहर से इंपोर्ट कर रही है। कोई एक चीज जो पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी बुरा कदर। अच्छा राना साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं जावेद साहब से, वक्त चूंकि जो है वो कम रह गया, जावेद साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर भी एक हमें रवैया नजर आता है, क्या आपको वो जमहूरी रवैया नजर आता है? किसी भी पार्टी में ये जमहूरी रवैया मौजूद है कि जो आप कह सकते हैं कि जो ट्रिकल डाउन करता है, जो नीचे तक डेमोक्रेसी जो है वो पार्टीज के अंदर जाती है? हर पार्टी में उसके जो वर्कर होते हैं और पार्टी को जो लीड कर रहा वर्कर होता है, उसमें एक फासला हमेशा बरकरार हो जाता है। जिस तरह ये तरीके इंसाफ में भी फासला हुआ था, उसी तरह सेम आज पाकिस्तान में फुकदान का अलमिया ये है कि नून लीग के जो वर्कर हैं और जो लीडरान की तरफ से लीड कर रहे हैं ना जी, उनको तो बस मैं अब गैर पार्लियामेंटी लफ्ज बोलूँगा तो राना साहब भी महसूस कर जाएंगे। राना साहब जैसे अच्छे वर्करों को, लीड करने वाले वर्करों को समझाना चाहिए कि हमें पुरानी मुश्किलात से सीखना चाहिए और आवाम को डिलीवर करना चाहिए, बजाय PTI को नुकसान पहुंचाने के, बजाय उनके मुकदमात को छेड़ने के। अगर वो डिलीवर करेंगे पुराने वक्तों की
मुश्किलात से सीख कर अवाम के लिए काम करेंगे जिस तरह पहले नून लीग ने किया हुआ है, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त फिर इनका है। ये ना सोचे कि हमने किसी को खत्म करना है, खत्म कोई भी नहीं होगा। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदा किया है, अल्लाह ताला ने रखना है। इस मुल्क को चलाने के लिए उस्मा साहबा ने बहुत खूबसूरत बात की है कि ज़कात देने की बजाय, डोनेशन देने की बजाय इस मुल्क में अवामुल नास के लिए रोजगार का बंदोबस्त करें, इंडस्ट्रियां लगाएं, ताकि कम से कम लोग फख्र से रिज़्क़ हलाल कमाकर अपने बच्चों को पाल सकें। थैंक यू राना साहब, इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब हैं वो खामोश नजर आ रहे हैं, रीजन क्या है? क्या जो पार्टी के लोग जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं तो उससे कुछ दिल बर्दाश्ता वगैरह हो रहे हैं? क्योंकि ये बड़े नाम है, आसिफ किरमानी हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए, खाकान अब्बासी उनके देरीना दोस्त थे, तो उनके करीबी साथी जो हैं वो उनको छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या इस वजह से नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त खामोश नजर आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब एक्टिव हैं, ना कोई इशू है। और आसिफ किरमानी साहब आए कब थे, गए कब हैं, गवर्नमेंट में आए थे, गवर्नमेंट में चले गए हैं। और ये लोग इलेक्शन से पहले जा चुके थे। मतलब खाकान अब्बासी साहब अगर मरी से इलेक्शन लूज करके आए थे तो फिर उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह गरीशों वाले हल्के से लाहौर से एमएनए बनाया था। जब मियां नवाज साहब को इंटरनेशनल साजिश के तहत बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाला गया था तो प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी को बनाया था, शहबाज शरीफ को तो नहीं बनाया था। बातें करने वाले तो बहुत तो इस वक्त वो क्यों खामोश हैं राना साहब? नहीं, मैं समझता हूँ खामोशी की बात नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो पंजाब में काम मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं और वो बिल्कुल गाइडलाइन मियां नवाज शरीफ साहब से लेती हैं। उसी तरह शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी गाइडलाइन लेते हैं। देखना इश्यूज तो है, अभी 5 महीने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने महंगाई को अमली तौर पर 38% से 12% पर लेके आए हैं। आप फिस्ट की रिपोर्ट देख लें, इंटरनेशनल जो रेटिंग हमारी बड़ी है, तो ये अमली इक़दाम किए हैं या हम सिर्फ ये चौका छिक्का मारते रहते और हवा में रहते? तो मुल्क का बेड़ा गर्क करना तो बड़ा आसान है। उजड़े हुए मुल्क को बेहतरी की तरफ जाना ही हिम्मत है, जैसे 2013 बेहतरी की तरफ ही जाना चाहिए और इसके लिए जो मौजूदा हुकूमत है उसको बेहतरीन फैसले करने चाहिए। खासतौर पर जो मौशी मामलात हैं उनको सही डायरेक्शन में जो है वो एटलीस्ट, अगरचे कि माहिरीन जो हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो मौशी लिहाज से एक स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो चल पड़ा है, लेकिन अभी भी जो एक डायरेक्शन है वो दुरुस्त रखने की ज़रूरत है। अगर ये डायरेक्शन इस वक्त दुरुस्त होगी तो आगे चलकर हम अपनी ये जो मौशी बहरान है इससे निजात पा लेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।